सियासत में नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई नेता कुर्सी की खातिर अपने ही देश की साख दांव पर लगा दे तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। ये कहानी है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो इस वक्त एक ऐसे गिरोह के चंगुल में फंसे हैं जिसका चोला तो सियासी है, लेकिन सोच बहुत खतरनाक है। ये एक ऐसा गिरोह है जो उनका सियासी करियर तो बर्बाद करेगा ही, साथ ही कनाडा के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। ये गिरोह है खालिस्तानी सोच पालने वालों का, और इस गिरोह ने कनाडा के भीतर लूडो का ऐसा गेम तैयार किया है जिसमें खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो फंस गए। ट्रूडो का मिशन सरकार बचाओ, कनाडा को मुसीबत में फंसाते जाओ। ट्रूडो ने पूरी 5 एजेंसी को मुसीबत में डाल दिया है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आतंकी की हत्या पर झूठ का पुलिंदा, कनाडाई सरकार की दलील चुनिंदा। जस्टिन ट्रूडो साहब एकदम बिल्कुल अपना जो बैलेंस है वो खो चुके हैं। खालिस्तानी ट्रूडो के मददगार, इसीलिए अब तक चल रही सरकार। अब ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जब ऑस्ट्रेलिया में गया तो उन्हें समझ में आ गया, खत्म हो गया। ट्रूडो की सियासत एक्सपोज, खालिस्तानी प्रेमी की उड़ेंगे होश। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत एक शांति प्रिय देश है। दहशतगर्दों को दिल से लगाया कनाडा का, अब बुरा वक्त आया। जब ये अमेरिका में गया उन्हें भी समझ में आ गया, खत्म हो गया करीब करीब। और जब यूके में गया तो थोड़ा समय लगा, मगर वहाँ भी कमजोर हो गया। लेकिन कनाडा के अंदर ये पनपता रहा। अपनी ही खेल में जूनियर ट्रूडो फंसे, पूरी दुनिया नादानी पर हंसे। भारत ने पहले भी कई बार उनसे कहा है कि वो जिस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है कनाडा, उसे न करे और अपनी एक नीति रखे। 5 आइज की झूठी कहानी बिना समझे ट्रूडो ने मानी। कनाडा से अगर उसने अपना रुख मोड़ लिया तो कनाडा का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो जस्टिन ट्रूडो को चाहिए कि वतन की फिक्र करना ना, वतन की बर्बादी आने वाली है। खालिस्तान का लूडो, फंस गए ट्रूडो। तो भारत ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकियों को पालने वाले देशों को बेनकाब करना शुरू किया तो सबसे ज्यादा घबराहट कनाडा को हुई। ये बात किसी से नहीं छिपी कि कनाडाई सरकार काफी हद तक खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले चंद लोग भले ही भारत की नजर में गद्दार हों, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की नजर में वो एक बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह है कि ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को पाल पोस कर बड़ा बना रही है। खालिस्तानियों का कनाडा में इस वक्त इतना दबदबा हो चुका है कि वो जब चाहे भारत के खिलाफ ट्रूडो से बयान दिलवा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर ट्रूडो कैसे खालिस्तानी सोच के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं? इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए आप। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. हिंदुस्तान के जितने भी गद्दार हैं, उनमें से कई ट्रूडो के यार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कनाडा की ट्रूडो सरकार उन्हें भारत के खिलाफ खाद पानी देने का काम कर रही। नतीजा, अब ट्रूडो वैश्विक मंच पर धीरे धीरे चौतरफा घिरते जा रहे। सबसे पहले जानिए पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने क्या कहा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों देशों के बीच किसी एक को चुनना होगा तो निश्चित रूप से भारत को चुनेगा, क्योंकि दोनों देशों के संबंध काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। रणनीतिक रूप से भारत कनाडा से कहीं ज्यादा अहम है। कनाडा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने जैसा साबित हो सकता है। यानी दुनिया कह रही है कि भारत के आगे कनाडा चींटी के समान है,
लेकिन कनाडा की सरकार चलाने वाले ट्रूडो पता नहीं किस मुगालते में जी रहे। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ गए हैं और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन की तरफ से कही गई बात को ट्रूडो को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उनके पास लगाए गए आरोपों के समर्थन के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि उनकी सरकार आतंकी को पनाह क्यों दे रही है। बात तो यही है ना कि अगर ट्रूडो इसे पहले समझ गए होते तो भला इसकी नौबत ही क्यों आती। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते उन्होंने अपने ही देश की साख को दांव पर लगा दी। तो आसान भाषा में समझिए, इसका एक मजबूत सिरा सियासत से जुड़ा है। साल 2019 में कनाडा में आम चुनाव हुए थे। ट्रूडो ने चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते थे। उनकी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 157 सीटें मिली थी। विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें हासिल हुई थी। आम चुनाव के इन्हीं नतीजों ने ट्रूडो के सामने ऐसा रास्ता खोल दिया जिसके चलते वो खालिस्तानी आतंकवादियों की जी हुजूरी करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ट्रूडो के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटों की दरकार थी। ट्रूडो की पार्टी ने 24 सीटें हासिल करने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया। इस पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह हैं, जो खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक हैं। ट्रूडो के लिए सत्ता में रहने का मतलब जगमीत को खुश रखना है। बहुमत के आंकड़ों के लिहाज से उनके लिए जगमीत की पार्टी का समर्थन बेहद जरूरी है। यानी ट्रूडो ने सिर्फ सरकार भर नहीं बनाई, अगले चुनाव तक खालिस्तानी आतंकवादियों के सरपरस्त नेताओं को खाद पानी देने का एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया। ट्रूडो और जगमीत सिंह का यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। यानी तब तक ट्रूडो को जगमीत सिंह का भरोसेमंद बने रहना होगा। बुराई, अपराध, आतंकी दुनिया में जिस जगह भी मिले वहां उसे खत्म कर देना चाहिए। क्या अमेरिका ने ऐसा अफगानिस्तान में अल जवाहिरी के साथ नहीं किया? क्या अमेरिका ने ऐसे दूसरे देश में पाकिस्तान में जाके वहां पे ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा? अब सवाल ये उठता है कि जो 5 इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, इनके सामने ये सवाल है जिसका जवाब देते नहीं बन रहा कि क्या तुम्हारे लिए एक सेट ऑफ रूल और बाकी दुनिया के लिए दूसरे सेट ऑफ रूल। लिहाजा ट्रूडो ने पूरी 5 एलायंसेस को मुसीबत में डाल दिया है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। ट्रूडो की सियासत एक्सपोज हो चुकी है। सत्ता के बदले उन्होंने देश की साख को ही दांव पर लगा दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं किया, वो ठीक अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे, और ये जानते हुए भी कि जिस खालिस्तानी आतंकी को सिर छिपाने की वो कनाडा में जगह दे रहे, वही उनके देश के लिए बड़ी मुसीबत की शक्ल ले सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब एकदम बिल्कुल अपना जो बैलेंस है वो खो चुके हैं और सियासी माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के अनर्गल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बेबुनियादी चीज़ें वो दुनिया में उजागर कर रहे हैं। अगर उनको अपनी गद्दी बचानी है तो इस तरह का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे उन्हें कोई माइलेज मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने यू टर्न किया है, और वो जानते हैं कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो कनाडा से अगर उसने अपना रुख मोड़ लिया तो कनाडा का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में ट्रूडो की सरकार जब जब फंसती है, खालिस्तानी आतंकवादियों के सरपरस्त जगमीत सिंह वादे के मुताबिक ट्रूडो की सरकार को बचाने खड़े हो जाते हैं, और इसके बदले में जगमीत सिंह कनाडा की सरकार से भारत के खिलाफ बयान दिलवाते रहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान कनाडा की तरफ से कई बार गैर जरूरी बयान आए। इसी साल मार्च के महीने में जैसे ही पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह पर मामला गरमाया तो राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके बाद जगमीत सिंह अमृतपाल के समर्थन के लिए ट्रूडो की चौखट पर पहुंच गए थे। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction
from the Canadian side. दरअसल चुनाव के बाद जगमीत सिंह और ट्रूडो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को साइन किया था। यही वजह है कि दोनों बार बार एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रूडो के समर्थन से जगमीत सिंह भारत के खिलाफ खालिस्तानी मुद्दे के समर्थन में अपने सपने पालते जा रहे, जो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। वहां पर ऐसे एलिमेंट्स बैठे हैं जिनको कनाडा के अंदर शेल्टर है कि वो हिंदुस्तान का माहौल खराब करते हैं, पंजाब का माहौल करते हैं। लेकिन अगर रेस बात करनी होती तो G20 एक बड़ी जगह थी जहां पर जस्टिन ट्रूडो भी बैठे थे और देश के तमाम लोग बैठे दुनिया के। वहां क्यों नहीं ये इश्यू रेस किया? वहां क्यों नहीं इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? वहां क्यों नहीं आपने लिस्ट दी गई कि हमें G20 में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने ये 25 लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर लेके आना है जिन्होंने हिंदुस्तान का माहौल खराब किया है। वहां तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर बात जमा यह है कि ट्रूडो की रणनीति वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है और इसी का असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ा है। कनाडा से खालिस्तानियों के खेल का मुद्दा वैसे तो पुराना है, लेकिन ट्रूडो इसे फिर से गहरा करने में जुट गए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खालिस्तानियों के दबाव में जस्टिन ट्रूडो भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही वजह है कि जो इन दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री का पीछा कर रहे हैं, यही ऐसे सवाल हैं। सवाल पूछा जा रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी क्यों की? क्या जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार दहशतगर्दों के भरोसे चला रहे हैं? ट्रूडो अच्छे से जानते हैं ये बात कि जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं, वहां कनाडा के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ नुकसान आएगा। अगर कुछ बचेगा तो वो ट्रूडो की लड़खड़ाती हुई कुर्सी। लेकिन हिंदुस्तान ने अब ये ठान लिया है कि दुनिया के जिस भी हिस्से में खालिस्तानी एजेंडे को धार दी जा रही है, वहां एक्शन का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. न कोई तथ्य, न कोई सबूत, न कोई ठोस वजह और न कोई शर्मिंदगी। नैतिकता को पांव से कुचलकर जस्टिन ट्रूडो खड़े हुए और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. हर कोई जानता है कि कनाडा में मारा गया हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। कनाडा के भीतर ही किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उस हत्यारे के बारे में खोजबीन करने की जगह जस्टिन ट्रूडो लाज शर्म गिरवी रखकर आरोप लगाने खड़े हो गए। हालांकि कनाडा के ही ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से उन्हें आईना दिखाने का काम शुरू हो गया। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. ट्रूडो का एक बयान कनाडा की इंटरनेशनल बेइज्जती का दस्तावेज बन चुका है। ट्रूडो के तर्क ऐसे हैं जिसमें झूठ की भरमार है और तथ्य लापता है। संसद में बैठकर ट्रूडो ने साजिश वाली स्क्रिप्ट तो पढ़ दी, लेकिन हर कोई जानता है इसका राइटर कौन है। कुल मिलाकर ट्रूडो का मकसद सिर्फ एक था, अपनी लड़खड़ाती कुर्सी को बचा लिया जाए। और इसी आपाधापी में उन्होंने एक ऐसी थ्योरी सामने रख दी जो सच कम सियासी ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका की ओर से कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई थी, लेकिन कनाडा ने जानकारी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इसके बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। ये फाइव आइज 5 देशों की खुफिया एजेंसियों का गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके शामिल हैं। इनका मकसद खुफिया जानकारी एक दूसरे देशों तक पहुंचाने का होता है। कनाडा में मौजूद अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा कि यह खुफिया जानकारी फाइव आइज देशों के बीच साझा हुई थी, जिस पर भरोसा कर ट्रूडो प्रशासन ने भारत के खिलाफ ये दावा किया। बात दरअसल ये है कि ये
जो भी टारगेट हुए हैं निज्जर, ये इनके आपस के बहुत झगड़े हैं खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के। मुझे लगता है कि उसी में से किसी एक ने इनको किया है और भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भारत प्रोएक्टिव है इस समय। भारत का मानना ये है कि भारत ने एक इन्हें लिस्ट भी दी है जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा आतंकवादी उनके देश में मौजूद हैं। जस्टिन ट्रूडो कुर्सी बचाने के लालच में सब कुछ भूल चुके हैं। भारत जैसे देश के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए इसकी मर्यादा तक लांघ चुके हैं और ये जानते हुए भी कि उनकी इस कोशिश का अंजाम क्या होगा। ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बर्बादी देखने का अगर इतना ही शौक है तो बेशक इसका वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन खालिस्तानी मंडली पर हिंदुस्तान के अंदर और बाहर एक्शन अब और तेज हो गया है। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। भारत सरकार ने तमाम एजेंसियों को निर्देश दे दिए हैं। विदेश में खालिस्तानी आतंकियों की पहचान के आदेश है। यूएस और यूके में पहचान करने के लिए कहा गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी पहचान के बाद ओसीआई कार्ड रद्द करने का निर्देश है। आदेश है कि खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी की भी पहचान की जाए। जितने भी खालिस्तानी चेहरे हैं, जितने भी उनके मोहरे हैं और जिस जिस जगह से हिंदुस्तान के खिलाफ बिसात बिछाई जा रही, हर जगह पर एक्शन की तैयारी है। कनाडा ने पहले खालिस्तानी दहशतगर्दों को शरण दी, फिर आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत पर सवाल उठाए और अब तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया उसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ है एनआईए की जांच में। खालिस्तानी क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं। उगाही की इस रकम को टेरर एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा। रकम मिलने का सबसे बड़ा जरिया अवैध शराब का धंधा और एक्सटॉर्शन है। इन दोनों में से किसी एक ने शायद दी है ट्रूडो को इन्फॉर्मेशन। तो ये दावा चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है, सबके लिए परेशानी खड़ी कर देगा ये, उन देशों के लिए भी। अब कनाडा अगर जो अपना चार्ज लगा रहा है तो अमेरिका को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पर बात यह कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होती है तब बवाल और बढ़ेगा। एनआईए की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा यह है कि खालिस्तानी आतंकियों का पैसा हवाला के जरिए थाईलैंड से कनाडा जाता है। थाईलैंड के कई क्लब्स हवाला रैकेट में शामिल हैं। मनीष भंडारी नाम के एक शख्स का नाम सामने आया। थाईलैंड में कई क्लब चलाता है मनीष भंडारी। 2019 में वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा ने लॉरेंस बिश्नोई को मनीष भंडारी से मिलवाया था। मनीष भंडारी फिलहाल थाईलैंड में ही रह रहा। जब ऑपरेशन शुरू हुआ ही है तो कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय जांच एजेंसियां खालिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। इसके लिए उन पर आर्थिक स्ट्राइक की जा रही। थाईलैंड के जरिए हवाला का जो पैसा कनाडा जा रहा उस पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। पता चला है कि खालिस्तानियों का पैसा थाईलैंड से कनाडा जाता है। कनाडा प्रीमियर लीग और मूवी में हवाला का पैसा लगता है। थाईलैंड के कई क्लब्स हवाला रैकेट में शामिल हैं। 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला फंडिंग के सबूत मिले हैं। अब हवाला सिंडिकेट की पहचान कर इसे ध्वस्त किया जाएगा। देश के बाहर बैठे दुश्मनों पर कार्रवाई तो होनी तय है, लेकिन तय ये भी है कि देश के अंदर से जो इस खालिस्तानी एजेंडे को ताकत मिल रही उसे भी नेस्तनाबूद किया जाए। ये तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां एनआईए ने खालिस्तानी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 15 में उसके घर को जब्त कर लिया। पन्नू लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। चंडीगढ़ की कोठी के 1/4 हिस्से को एनआईए ने जब्त किया। एनआईए की टीम लगभग आधे घंटे मौजूद रही और घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया। इसी तरह अमृतसर के खानकोट गांव में पन्नू की 46 कनाल एग्रीकल्चर लैंड जब्त की गई। पहली बार भारत और कनाडा के रिश्ते इतने तल्ख हुए हैं और वो भी एक आतंकी को लेकर। उसकी टाइमिंग भी इस वजह से खास है क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब सभी देश आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की बात कर रहे और कनाडा का जो रुख है उसको लेकर गुस्सा चारों तरफ है। खास तौर से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का,
तो तस्वीरें आप देखिए कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का वो जो झंडा है उसके साथ जो तिरंगे झंडे हैं वो भी हैं, और हाथ में जो पैम्पलेट पोस्टर है उसमें लिखा है साफ तौर से खालिस्तानियों का समर्थन जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं लगातार, क्यों इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार विदेशी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, और इस तरह की जो तमाम जो सवाल है वो बड़े सवाल यहाँ पर जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वो खड़ा कर रहा है। खालिस्तानी दहशतगर्दों का समर्थन और उन्हें शरण देकर कनाडा ने एक ऐसा कुआं खोदा है जो आने वाले दिनों में उसे ही गर्त में ले जाएगा। कश्मीर हमारे लिए देश की शान है, मुल्क का गुरूर, भारत माता के सिर का ताज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ जमीन का वो टुकड़ा है जिससे इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी के फौजी जनरल तक लूटते रहे। लेकिन पीओके में पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब भर चुका है। नतीजा है कि पीओके में आवाम की बगावत की आंधी बुलंद हो चुकी है। वहां के लोग पाकिस्तान की हुकूमत से लेकर फौज को अपनी जमीन से बेदखल करने पर अड़े हुए हैं। इसीलिए आज बात पीओके की करेंगे और बताएंगे कि भारत को लेकर कब्जे वाले कश्मीर के लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पीओके में जनमत संग्रह। और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है। अवाम के बिलों में जो इतना इजाफा किया है, इतने दीगर टैक्सेस का इजाफा किया है, उन सबको फौरन वापस लें। पीओके में क्यों मचा गदर? क्या भारत की प्लानिंग दिखा रही असर? जिस तरह करगिल लद्दाख में फैसिलिटीज है उसी तरह गिलगित बाल्टिस्तान में भी वो सहूलियात मुहैया किया जाए। पाकिस्तान कांप गया, क्या गिलगित बाल्टिस्तान के इरादे कांप गया? डेडलाइन ओवर, क्या पीओके आएगा इधर? पाकिस्तान फिर करेगा सरेंडर? क्यों घबराते हो? कुछ समय के बाद पीओके अपने आप आ जाए। इस्लामाबाद को भय, क्या तय है मुजफ्फराबाद का भारत में विलय? रोती है कि हमने कौन सी गलती कर बैठे पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, ना पाकिस्तान की हुकूमत से खुश है। बहुत परेशान है कश्मीरी, आजाद कश्मीर वाले। रावलपिंडी को लगेगा 5वां झटका। मुनीर का ध्यान मीरपुर पर क्यों अटका? हम किसी कीमत पर पाकिस्तान की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मीरपुर से है। मैंने अपने बाप की कब्र और हमारा घर मंगला डैम में डुबोया ताकि पाकिस्तान का जो मंगला डैम बन रहा था वो डैम बने जिसका उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमें मुफ्त बिजली देंगे। हर रोज हमें एक नया धोखे का सामना है, हर रोज हमें एक नया झांसा दिया जाता है। कभी कलमे के रिश्ते के नाम पे, कभी दो कौमी नजरिए के नाम पे, कभी हम आपके भाइयों के नाम पे, कभी बेचकम के नाम पे। निकलो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देके निकाला जाए। और ये रास्ते खुलेंगे, ये आप नहीं रोक सकते। लोग तैयारी में हैं। रेडी है भारत का पीओके कैप्चर प्लान, हाथ मलता रह जाएगा पाकिस्तान। POK is part of India and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. पहली बार कैमरा LOC के पार, आवाम का दर्द बेशुमार। पीओके में जनमत संग्रह,
पर देखा जाए सिचुएशन के मुताबिक तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर मुझसे वोटिंग ले तो मैं वहाँ पे उनको सपोर्ट करूँगा, वहाँ पे सपोर्ट करूँगा, क्योंकि देखें ना वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग इस्लामाबाद वाले हाकिमों पर लानत क्यों भेज रहे हैं? पीओके के लोग भारत को लेकर आखिर क्या सोचते हैं? वो हिंदुस्तान से कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का तिरंगा प्लान क्या है आखिर? एलओसी के पार कैमरा जब पहली बार पहुंचा तब कैमरे ने क्या देखा? पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली इस रिपोर्ट में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एलओसी के पार कैमरे ने जो देखा पहली बार, आप भी ध्यान से देखिए। मेरे बिल्कुल पीछे जो आपको लोग क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, जो यंगस्टर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, वो इंडिया के यंगस्टर्स हैं। अभी इनसे बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे अगर वहां तक आवाज जाए तो उनसे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो एरिया है कैरन का एरिया है, और पूरे पाकिस्तान और इंडिया में ये वाहद ऐसा एरिया है जिसे यहाँ पे भी कैरन कहा जाता है। वहां पे मतलब एक ही विलेज है जो आधा यहाँ है आधा वहां है, और लोग बिल्कुल साथ साथ, ये मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान साइड पे और वो बिल्कुल खड़े हैं इंडिया साइड। क्या कहते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग, गौर से सुनिए। महीने का बिजली का बिल तकरीबन कितना आता है? उसका 15 से 20 हज़ार। कोई साइंस की क्लास नहीं, बच्चियां सैंपल मैटर एफए करती हैं तो उसके बाद फिर कश्मीरी बहुत आसाइशों में है, जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादती है, वहाँ पर जुल्म है। सर यहाँ आकर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। उधर हमारे रिश्तेदार हैं, उधर इतनी ज्यादतियाँ नहीं हो रही है वहाँ के साथ जितनी इधर हो रही है हमारे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ। रोड्स आप खुद आई हुए हैं, रोड्स की भी इस तरह टूरिज्म के लिए तो इस तरह का रोड नहीं, वन वे रोड है, हादसात होते हैं। वहाँ पे आज़ादी है। पीओके पाकिस्तान के पास भारत की अमानत है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ की आवाम कितनी सलामत है और नौनिहालों का क्या हाल है। कि इतनी क्यूट सी बच्ची है जिस पे इतना जुल्म किया जा रहा है। भाई यहाँ से इतनी दूर ऊपर चढ़ के जाया जाएगा, ये छोटी सी बच्ची अगर गिर जाए, हादसा हो जाए तो कितना मुश्किल होगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से कैसा दिखता है हमारा जम्मू कश्मीर? क्या यहाँ का कश्मीरी आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी कम्प्लेक्स में नहीं आ जाएगा मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी से, जैसे वो डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज और ये चीजें? अभी 70% अभी भी कम्प्लेक्स में ही है ब्रो, यानी आज़ाद कश्मीर का कम्प्लेक्स में और मकबूजा 70% ऑफ द यूथ इज विलिंग टू लीव दिस कंट्री। हिंदुस्तान को लेकर क्या कहते हैं पीओके के लोग? भारत को लेकर क्या सोचते हैं पीओके के लोग? आज ये भी देखिए। लोकल लोगों का ओपिनियन लेना चाहा और मैं उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक सिविल ड्रेस में कुछ लोग मेरे पास आए, शायद वो अथॉरिटीज़ या फिर एजेंसीज के लोग थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से रोका और ये कहा कि आप ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको डिलीट करें। तो मैंने वो वीडियो डिलीट की, उनकी बात मानी, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे उनकी बात माननी भी चाहिए थी। हुकूमत को लगा डर तो गिरा दिया कैमरे का शटर। क्या इससे रोक लेंगे पीओके का गदर? और जो महंगाई का जो जिंद है उसको कमी करके खाने पीने की तमाम एशिया के ऊपर सब्सिडी दिए जाए। जिस तरह श्रीनगर में सब्सिडी है, जिस तरह करगिल में सब्सिडी है, जिस तरह लद्दाख में सब्सिडी है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का हैसियत करगिल लद्दाख के जैसा है, जिस तरह श्रीनगर की तरह है वैसी सिचुएशन गिलगित बाल्टिस्तान की है। लिहाजा जिस तरह श्रीनगर के अंदर फैसिलिटीज है, जिस तरह करगिल लद्दाख में फैसिलिटीज है, उसी तरह गिलगित बाल्टिस्तान में भी वो सहूलियात मुहैया किया जाए। इस पीओके पर 76 साल से कब्जा कर पाकिस्तान जुल्म करता रहा है। वहाँ की आवाम अब फौजी बूटों और हुक्मरानों के कोड़ों से नहीं डरती। यही वजह है कि जिस वक्त जिन्ना का बर्बाद मुल्क सिविल वॉर का खतरा झेल रहा है, ठीक उसी वक्त एलओसी के बाद सबसे लेटेस्ट सर्वे हुआ है। कितने % लोगों ने पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की बात कबूल की? पीओके के कितने % लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बेहतर मानते हैं? कितने % लोग मान रहे हैं कि पीओके आज न तो कल हिंदुस्तान का होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कैमरे लेकर रिपोर्टर पीओके की गलियों में उतरे। लोगों से बात की तो दर्द का दरिया बहने लगा। हम आपको पीओके का हाल दिखाएंगे
लोगों की बात सुनाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ इस यलगार से समझिए। गिलगित बाल्टिस्तान में यह गुस्सा भड़का है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, वहां की फौज के खिलाफ, जो कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदों को बरसों से गुलाम की तरह इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब लोग सहने को तैयार नहीं हैं। लोगों के गुस्से की वजह इस वीडियो में है। पाकिस्तान के जुल्म से परेशान गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हिंदुस्तान के पहलू में समाने को तैयार बैठे हैं। इनकी तादाद पर न जाइए, सिर्फ हौसला देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिन्ना लैंड के खिलाफ इसी तरह रोज मोर्चाबंदी हो रही है। वजह पता लगाने की कोशिश की रिपोर्टर्स ने। सवाल था, सेहत की हिफाजत के इंतजाम कैसे हैं? जवाब मिला, पीओके को भारत के साथ होना चाहिए। यहाँ कोई बीमार होता है, यहाँ आसपास 50 किलोमीटर तक, मतलब उन्होंने बताया कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, 50 किलोमीटर तक कोई बीमार होता है, सर क्या करते हैं? मुजफ्फराबाद लेके जाते हैं। सर मुजफ्फराबाद यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पे है। बाहर जाता है, रास्ते में वापस ले आ जाते हैं और दबा देते हैं, और क्या करते हैं। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। कल कोई गरीब बच्चा पैदा नहीं 2 माह का, वो रात को हॉस्पिटल वाले के पास गया, उसने बोला मेरे को टाइम नहीं है, अभी सोए वो टाइम ही नहीं, रात के 11 बज गए। वो इस मुजफ्फराबाद लेके गए तो रास्ते में फौत हो गया, वो वापस ले आया। ऐसा लगता इतना ज्यादा जुल्म, बस जरूरत यहाँ पे था ही है। हेल्थ फैसिलिटी नहीं, चलिए रोटी तो मिलती होगी। रिपोर्टर्स के इस सवाल पर क्या जवाब मिला, सुन लीजिए। यहाँ तो बहुत जुल्म है, तो नमक इतनी महंगाई है कि खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे। अभी सर ने कहा कि इस वाले हिस्से को भी ना इंडिया को दे देना चाहिए, क्या समझते हैं? इससे वो बेहतर है मेरे हिसाब से, जैसे ला चल रहे हैं। वहाँ पर जो आटा है ना सिर्फ 30 रुपए किलो है। वो तो 30 भी नहीं, 20 रुपए किलो है। अभी चावल इतना लंबा जो है ना 25 रुपए किलो बिक रहा है। तो यहाँ पे जो किसी काम का चावल नहीं, वो भी 5000 का तोड़ी है, क्या करें? आटा तो मिल ही नहीं रहा है कश्मीर में, क्या करें? सर एक आखिरी बहुत ही अहम सवाल, सर क्या लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इन हालात को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग आएंगे इंडिया के बाद, जो कश्मीर है वहाँ के लोग आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? मुसीबतें देखकर वो यहाँ से भी भागेंगे। ये मकबूजा कश्मीर, वो उसने कहा आखिरी बात की, मकबूजा कश्मीर ये है, वो नहीं। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा नाजायज है, भारत ये बात शुरू से कहता रहा है, और जिस तरह से हालात बदले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कब्जे वाले कश्मीर का भारत में मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। रक्षा मंत्री की इस एक हुंकार ने बर्बादी की भट्टी पर चढ़े पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए। इस्लामाबाद में बैठे केयर टेकर हाकिम काकर या रावलपिंडी में बैठकर हुकूमत की लगाम खींच रहे मुनीर, सबके होश गुम हैं। आखिर मसला कश्मीर के उस हिस्से का है जिस पर पाकिस्तान 76 सालों से जुल्म कर रहा है, लेकिन अब हर गुनाह का हिसाब होने वाला है। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। कुछ ऐसी ही बात भारत के पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी कह रहे हैं।
इनका क्यों घबराते हो? कुछ समय के बाद पीओके अपने आप आ जाएगा। पीओके पर तिरंगा वो सपना है जो हर भारतवासी की आंखों में बसता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे साकार करने के लिए पहला कदम क्या होगा। अगर हम पीओके को भारत में मिलाते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ चुनौतियां जरूर होंगी। एक चुनौती होगी इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट करना, दूसरी चुनौती होगी इस जगह के लोगों को उनका आत्मसम्मान एक तरीके से वापस करना, जो उनके ऊपर अब तक अत्याचार हुए हैं, जिस हार्श मेंटालिटी से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रताड़ित किए गए हैं, उसको ख़त्म कर कर उनको नॉर्मल सिटीज़न बनाना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से हम पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है उसको तोड़ पाएँ। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।